बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेहतर चारा उत्पादन के लिए है ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम। बेहतर पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बेहतर पशुपालन एवं दूध उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हरा चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाती है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य के गव्य विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ ही चारे के लिए भूमि का विकास भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चारा उत्पादन के लिए उन्नत बीज भी मुहैया कराए जाते हैं। पशुपालकों को अपने पाले गए गाय, बकरी, मुर्गी या सूकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके पशुओं का संभावित रोगों से बचाव भी होता है। रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज़्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग के ज़्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और बेहतर और लाभकारी पशुपालन करें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में मिर्च के ये प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड के जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसी स्थिति में पशुओं को ठंड लगने की संभावना रहती है। पशुपालक यदि अपने पशुओं के नाक से पानी बहना और सांस लेने में पेट और फूलना इत्यादि जैसे लक्षण देखे तो ये ठंड लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर चरने भेजें। पीने के लिए मवेशियों को गर्म पानी देना चाहिए। सुबह शाम पशुओं के आवास में हीटर या अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही पशु विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत ही सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे नदियों एवं जलाशयों में मछली पालन। किसान भाइयों, कई ऐसे मछली पालक हैं जो मछली पालन करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अभी के समय नदियों एवं जलाशयों में बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा रहा है। तो नदियों एवं जलाशयों में मछली पालन करने के लिए क्या क्या जानकारियाँ हैं जो आपको लेनी चाहिए और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें हैं जिसको करके आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। मत्स्य पालन आज पूरी दुनिया में एक बड़ा उद्योग का रूप ले चुका है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हाल के सालों में सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। चूंकि यह रोजगार के अवसर तो पैदा कर ही रहा है,
खाद्य पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मत्स्य पालन युवाओं के लिए भी रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर है। सर, बहुत सारे किसान भाई मछली पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने से वो नहीं कर पाते हैं। तो नदियों और जलाशयों में किसान भाई मछली पालन कैसे करे, इस पे थोड़ी जानकारी। हाँ, मत्स्य पालन एक आय का काफ़ी अच्छा साधन है और मत्स्य पालन के लिए जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो जलाशय में अभी मत्स्य पालन के लिए सरकार के द्वारा एक नया तरीका अपनाया गया है, जिसको हम लोग केज कल्चर कहते हैं। केज कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जाल से हम लोग एक केज बना देते हैं और केज बनाने के बाद उसमें 3 से 4 हज़ार मत्स्य अंगुलिका का संचयन करते हैं और संचयन करने के बाद उसमें हम लोग फीडिंग कराते हैं, जो फैक्ट्री के द्वारा फार्मूलेटेड फीड होता है और इससे हम लोग मछली के वृद्धि में गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरा चीज़ है जलाशय और नदी में, उसमें हम लोग जलाशय के या नदी के कुछ पार्ट को हम लोग घेर देते हैं जाल से और जीआई पाइप के रॉड से। घेरने के बाद उसमें हम लोग एक नियंत्रित तरीके से मछली का पालन करते हैं और जिसमें कि मछली को खाना हम लोग कृत्रिम आहार देते हैं, पूरक आहार देते हैं और यदि अगर उस पर कोई बीमारी होता है तो उसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि ये एक नियंत्रित जगह होता है केज या आरएफएफ, तो उसमें मछली का बीमारी जो भी होगा हम लोग निकाल के पहचान सकते हैं। उसके रोकथाम के लिए हम लोग दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जिस जलाशय में सालों भर 15 फीट पानी जमा रहता है वहां मछली पालन किया जाता है। जहां तक बात लागत और पूंजी की है तो सरकार की ओर से इसको लेकर अनुदान भी दिया जाता है। केज में क्या होता है कि जो भी मछलियां हैं एक केज के अंदर ही रहता है, तो उसमें हमारा मछली जो है पकड़ने में हम लोग को सुविधा होता है। तो इस तरह से किसान भाइयों केज के पालन करके, केज में मछली पालन करके हम लोग अच्छी तरीक़ा से उसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जो किसान भाई वो मछली पालन करना चाहते तो शुरुआती लागत की यदि बात करें, क्योंकि उनके पास पूंजी होगी तभी वो करेंगे। तो शुरुआत में कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? हाँ, केज तो थोड़ा ये महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या है कि अगर आप मत्स्य विभाग से संपर्क करते हैं और आपके पास वैसे कोई जलाशय हैं जहाँ की 15 फीट के लगभग पानी सालों भर रहता है, तो वहाँ केज हम लोग अनुदान पर देते हैं और इसमें एक समिति बनाकर उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं। केज के निर्माण से लेके उसका जो इनपुट की राशि होती है, जैसे मछली का बीज देना है, दवा देना है, जाल देना है या मछली का आहार देना है, ये सारे विभाग से अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। नदियों और जलाशयों का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। हाँ। तो दोनों में मछली पालन करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना होता है? हाँ, नदी में क्या है कि जब हम लोग जाल से आरएफएफ बनाते हैं तो नदी का पानी जो है सो बहता पानी होता है, तो बहता पानी में रोग बहुत कम होने की संभावना है। फिर भी उसमें हम लोग खाना को प्राकृतिक रूप से मिलने के बावजूद भी हम लोग उसमें कृत्रिम रूप से खाना देते हैं, तो इसमें हमारा मछली का विकास अच्छी तरीक़े से होता है। लेकिन जलाशय का जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो जलाशय चूँकि काफ़ी गहरा होता है और उसमें जो केज होता है तो वो केज के अंदर होता है, तो उसमें जो भी हम लोग मछली जब पालन करेंगे तो जाल में क्या होता है कि कभी कभी काई लग जाता है या मछली का खाना आवश्यकता से ज़्यादा देने से वो जम जाता है नीचे और जमने के कारण उसमें फंगस आ जाता है। तो ये बात को हम लोग को सावधानी रखना पड़ेगा और जाल को निरंतर 15 दिन में हम लोग को एक बार साफ करने की आवश्यकता है। जानकार कहते हैं कि अगर आप कम समय में ज्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं तो मछलियों की ऐसी किस्में चुनें जो जल्दी बढ़ती हो। 7 से 8 महीने में मछलियां तैयार हो जाती हैं। इतने समय के बाद बाजार में इसे बेचा जा सकता है। अभी रोहू, कतला और मृगल ये 3 वैरायटी तो है ही, लेकिन इसके साथ अभी हम लोग मोनोसेक्स तिलापिया का केज में पालन करवा सकते हैं और ये इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये मोनोसेक्स तिलापिया हुआ या कॉमन कार्प हुआ या पंगेसियस मछली हुआ, ये सभी प्रजातियाँ केज में और आरएफएफ में हम लोग
पाल सकते हैं। मतलब यदि मछली पालन की शुरुआत करें तो कितने दिनों में जो उनका मछली जो है तैयार हो जाता है, उनका बेचने या बाजार तक किस तरह हमारे किसान भाई पहुंचा पाए? हाँ, चूँकि RFF और केज एक नियंत्रित अवस्था में मछली पालन किया जाता है, तो इसमें 7 से 8 महीने में बाजार में बेचने लायक का जो आकार है मछली का वो प्राप्त हो जाता है। मछलियों में कई प्रकार के रोग भी लगते हैं। ऐसे में अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो मछलियों की मौत होने लगती है। मत्स्य पालन में रोग जो है सो रोग का निदान एक अहम भूमिका रखता है। अगर रोग हो जाता है तो मछली का उत्पादन में विपरीत प्रभाव डालता है। तो रोग के लिए हम लोग ठंडा शुरू होने के पहले, जैसे ठंडा, बरसात के बाद ठंडा और गर्मी के पहले जो ठंडा होता है, ठंडे में मछलियों में बीमारियां शुरू हो सकती है। तो इसका सबसे बेहतर उपाय होगा कि बीमारी होने के पहले ही हम लोग उपचार कर लें। तो उसमें जैसे नमक का घोल है या आयोडीन है, इसका अलग अलग नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन आयोडीन हो गया या सिफेक्स हो गया, ये सभी दवाइयों को हम लोग मछली में जहाँ केज है या RFF वहाँ छिड़काव करके हम लोग रोग से बच सकते हैं। मत्स्य पालन के दौरान मछलियों के चारे और आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। सरकारी केंद्रों पर कम कीमत में इसकी व्यवस्था उपलब्ध है। मत्स्य विभाग के द्वारा मत्स्य पालकों के लिए 16 रुपया प्रति केजी के दर से अनुदान पर खाना उपलब्ध कराया जाता है और वो खुद भी बाज़ार से ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक ज़िला में अभी सरकार के द्वारा 16 रुपये प्रति केजी के दर से खाना मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसके लिए वो संबंधित ज़िला में आवेदन दे सकते हैं और इस अनुदान का लाभ ले सकते हैं। लगभग एक वर्ष में कितनी आमदनी जो है किसान भाई को हो सकता है मछली पालन से? हाँ, केज का जो संचयन का उस आकार है उसमें 3 से 4 हज़ार मछली का बीज हम लोग संचयन करते हैं छोटे केज में, और अगर बड़े केज हैं तो उसमें 10,000 पीस मत्स्य अंगुलिका का संचयन करते हैं। और 7 से 8 महीना या 1 साल हम लोग ले लेते हैं तो उसमें 3.5 से 4 टन मछली का उत्पादन किया जा सकता है, और जो स्थानीय बाज़ार है उसके आधार पर उसमें आय हो सकती है। जो किसान भाई मछली पालन जलाशय या नदी में करना चाहते हैं उसके लिए प्रशिक्षण, हाँ, और मत्स्य विभाग के द्वारा क्या क्या उनके लिए योजना है? हाँ, केज में और RFF में पालन के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रशिक्षण शालीमार केंद्र में हम लोग कराते हैं। इस बार कोविड के कारण प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में इसको फिर से प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि बिना जानकारी का केज या RFF में या किसी भी जगह में मछली पालन थोड़ा मुश्किल काम है, और जानकारी अगर होता है तो वो बहुत ही उन्नत तरीके से मत्स्य पालन करके उत्पादन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ये कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है या इसमें कोई शुल्क भी लगता है क्या? नहीं, प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है। ये साधारणतया 5 दिन का होता है, और 5 दिन का प्रशिक्षण में आने जाने का किराया भी विभाग के द्वारा दिया जाता है उनके खाते में, और इसके लिए उनको बैंक का पासबुक और आधार कार्ड प्रशिक्षण केंद्र में साथ ले के जाना है। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे झारखंड में गर्मा मक्का की खेती व प्रभेद का चुनाव। किसान भाइयों, झारखंड में कई ऐसे किसान भाई हैं जो गर्मा मक्का की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गर्मा मक्का की खेती गेहूं के कटने व धान की खेती रोपने के बीच में किया जाता है, क्योंकि इस बीच में खेत काफ़ी खाली रह जाता है जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए वह इसके बीच में गर्मा मक्का की खेती करके अपने मुनाफे को दोगुना कर लेते हैं। तो आइए गर्मा मक्का की खेती में आप किस तरह खेती करें अथवा कौन कौन से प्रभेद का चुनाव करें, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र पाकुड़ में आए हैं और यहाँ हम डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी से जानेंगे कि झारखंड में गर्मा मक्का की खेती व प्रभेद की चुनाव कैसे करें। डॉक्टर साहब जोहार। किसान भाइयों जोहार। गर्मा मक्का की खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए किसान भाई सबसे पहले 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट या ये सड़ा हुआ गोबर खाद डाल करके और खेत में रोटोवेटर या कल्टीवेटर से तब तक जुताई करें जब तक मिट्टी भुरभुरा नहीं हो जाता है। मिट्टी भुरभुरा हो जाने के पश्चात उसमें
चूना का मात्रा डालते हैं, जिससे कि मिट्टी की अम्लीयता ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ दीमक न लगे इसके लिए दीमक मारने वाली दवा मिलाया जाता है। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम या बेवेस्टिन का प्रयोग करना जरूरी है। कैसे बीज उपचार करने का क्या तरीका है? 1 किलो में 2 ग्राम बीज की मात्रा डाली जाती है। 1 किलो बीज में 2 ग्राम बेवेस्टिन या कार्बेंडाजिम का मात्रा डाला जाता है बीजोपचार के लिए। गर्मा मक्का लगाने के लिए फरवरी मार्च का समय सबसे उपयुक्त होता है और उस समय किसान भाई उस समय बीज दर जो होता है 20 गर्मा मक्का के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कतार में लगाएं और पौधा से पौधा के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार में 60 सेंटीमीटर की दूरी रखना बहुत उपयुक्त होता है ना। और ये गहराई जो है बीज का 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में लगाया जाता है। गर्मा मक्का पहले तो नमी होना चाहिए खेत में, उस समय लगाना चाहिए। और जब पौधा करीब करीब आपका 1.5 फीट के आसपास यानी ठेहुन भर के आसपास हो जाए उस समय पहला पानी डाला जाता है उसमें, ठीक है जी। हाँ, पहला पटवन उस समय किया जाता है। इसके बाद 30 दिन बाद दूसरा पटवन किया जाता है ना। नमी के हिसाब से इसको समय ऊपर नीचे किया जा सकता है। किसान भाई सबसे पहले HQ-P1 1 HQ-P1 5 भी लगा सकते हैं, है ना। और BAU HQ-PM 3 प्रजाति का मक्का लगाते हैं। लगाने के समय में किन किन बातों का ध्यान, उर्वरक की क्या? देखिए, लगाने के समय उर्वरक NPK 30-30 किलोग्राम, NPK आपको 30-60-40 के रेशियो में लगाते हैं, है ना। इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डाला जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले तो आपका जब पौधा निकल जाए तो उसमें कोड़ी करके, है ना, रोटोवेटर ये आपका डच हो से कोड़ी करके और खरपतवार निकाला जाता है। और सिंचाई प्रबंधन? सिंचाई प्रबंधन एक तो पहले फसल लगाते समय नमी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पहला सिंचाई करीब 30 दिन बाद नमी के हिसाब से करना ज़रूरी है ना। और इसके बाद बाली निकलने समय पानी का माने पानी उसमें देना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसमें पानी लगे नहीं, पानी लगने पे फसल ख़राब हो जाता है। मक्का में तना छेदक रोग बहुत जल्दी लगता है, तो तना छेदक रोग से बचाव के लिए दानेदार दवा जो आता है ना, कार्बोफ्यूरॉन, उसको मिला करके एक डब्बा में डाल करके और प्रत्येक पौधा के गाभा में इसको डालते हैं, जिससे कि वो तना छेदक कीट मर जाता है। देखिए, बुआई के समय ही पहले तो खाद दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों बुआई के समय ही दिया जाता है। यदि फास्फोरस नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के होता क्या है कि पत्ता पीला टाइप का हो जाता है और फसल खराब हो जाता है। और पोटास का? पोटास अगर नहीं दिया जाए तो जो बाली होता है उसमें दाना नहीं बैठता है, दाना ठीक से नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों का उचित मात्रा में प्रयोग बहुत ज़रूरी है। दाना पुष्ट होने के लिए क्या किया जाए? दाना पुष्ट होने के लिए एक तो पोटास बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और साथ में सिंचाई का सही समय पे सिंचाई देना बहुत ज़रूरी है। कीट नहीं लगे उसके तो वही कार्बोफ्यूरॉन जो है सो दानेदार जो है सो तना छेदक से बचाव के लिए वो डाला जाता है ना। और यदि इसके अलावा भी कोई रोग लग जाता है जी, तो उसमें कुछ फंजीसाइड भी डाला जाता है जी। आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान को सबसे है कि पहले खेत ठीक ढंग से तैयार करें, बीज दर का मात्रा, और साथ में कतार में रोपाई ज़रूरी है जी, क्योंकि यदि कतार में रोपाई करते हैं तो आपका बीज सही ढंग से जितना मात्रा में बीज डाले हैं वो उतना में हो जाएगा
और नहीं तो बहुत सारा बीज बर्बाद भी हो जाता है ना। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। और चलते चलते क्या बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? यही बताना चाहें कि उचित प्रभेद का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर उचित प्रभेद का चुनाव करते हैं तो बीज माने उपज बहुत अच्छा होगा। किसान भाई, अभी आपने देखा झारखंड में गर्मा मक्का की खेती व प्रभेद का चुनाव, और साथ ही आपने देखा नदियों एवं जलाशयों में मछली पालन। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुंचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।